प्यारे बच्चों, आज की वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। सेकंड चैप्टर बहुपद हम कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में आपको किसी बहुपद के शून्यकों और उसके ग्राफ के बीच में क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए। यहाँ से आपको बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, इसलिए आपको ये बड़े ध्यान से समझना है। पिछले लेक्चर में आपको मैंने रैखिक बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों में संबंध बताया था। आप सभी जानते हैं कि वह बहुपद जिसकी घात अधिकतम चर की अधिकतम घात 1 होती है वो रैखिक बहुपद होता है, और उसके शून्यकों और उसके गुणांकों में क्या संबंध होता है, माइनस का b/a। आप ये भी जानते हैं कि रैखिक बहुपद ax + b के रूप का होता है। अब ये माइनस का b यहाँ पे क्या है, देखिए माइनस तो चिन्ह है, b जो है वो अचर पद है, और a देखिए यहाँ पे क्या है, x का गुणांक। तो मैंने आपको कहा था कि रैखिक बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में ये संबंध होता है, और उसके शून्यकों को निकालने के लिए आपको यही सूत्र का प्रयोग करना है। इसको हमने एक उदाहरण के जरिए भी समझा था कि मान लीजिए आपके पास एक रैखिक बहुपद जो चर x में है 2x + के 3 है। यदि मैं आपसे पूछूं इसके शून्यक निकालिए, तो आपको डायरेक्ट इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। आपको पता है कि रैखिक बहुपद का शून्यक होता है माइनस का b/a। आप जब इसकी तुलना करेंगे ax + b से, तो a बराबर आपको देखिए मिल रहा है यहाँ पे 2, और b बराबर आपको मिल रहा है यहाँ पे +3। तो जब इसके शून्यकों की बात है, शून्यकों का सूत्र होता है माइनस का b/a। b यहाँ पे 3 है और a यहाँ पे 2 है। 3 अचर पद है और 2 x का गुणांक है। तो इस प्रकार हम एक सूत्र का प्रयोग करके रैखिक बहुपद का शून्यक डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आप इसमें माइनस का 3/2 रख के देखिए, आपको बहुपद का मान 0 ही प्राप्त होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि चर का वह मान जिसको रखने पर बहुपद का मान 0 हो जाता है वो उसका शून्यक कहलाता है। आप यहाँ पे रखेंगे तो ये 2 गुणा माइनस का 3/2 प्लस का 3, 2 से 2 कट गया, माइनस के 3 से प्लस का 3 कटेगा, आपको 0 मिलेगा। तो हम डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग करके भी इसका शून्यक निकाल सकते हैं। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों में क्या संबंध होता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार रैखिक बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों में ये संबंध होता है, क्या उसी प्रकार द्विघात बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों में भी कुछ संबंध होता है। तो ये हम आगे देखने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होता है। वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है उसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। और आपको ये भी मैंने बताया था कि द्विघात बहुपद जो होता है वो ax² + k bx + c = c इस रूप का होता है। और इसमें एक चीज़ नोट करने वाली और ये है कि द्विघात बहुपद आप सभी जानते हैं कि वह बहुपद जिसमें चर की सबसे अधिकतम घात 2 होती है। तो इससे हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि द्विघात बहुपद के जो शून्यक होंगे वो अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। 2 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से बड़े नहीं होंगे। तो बहुपदों की घात को देखकर भी हम उनके शून्यकों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके अधिक से अधिक कितने शून्यक होंगे। तो यहाँ द्विघात बहुपद की बात चल रही है, तो उसके अधिक से अधिक 2 शून्यक होंगे, 1 भी हो सकता है और कोई भी नहीं हो सकता है। तो आगे हम बात करते हैं कि इसके शून्यकों और उसके गुणांकों में क्या संबंध होता है। चलिए एक उदाहरण के जरिए हम इसको समझते हैं। एक उदाहरण मैंने ले रखा है बहुपद x में 2x² - के 8x + के 6। आप जानते हैं ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की सबसे बड़ी घात 2 है। चर की घात यहाँ पे 1 भी है, लेकिन हमें सबसे बड़ी घात देखनी है और उसी के द्वारा हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वो कैसा बहुपद है। तो इसके हम आगे हम शून्यक निकालेंगे। इसके शून्यक हम कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं कि शून्यक क्या होते हैं कि x के मतलब चर के वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान 0 बन जाता है, तो वही हम निकालने वाले हैं। और आप यहाँ भी ये भी देख सकते हैं कि ये द्विघात बहुपद है, इसके अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसके हमने गुणनखंड कर दिए।
ये द्विघात बहुपद है, इसका गुणनखंड करना आप सभी जानते हैं, कक्षा 9 में आपने सीख रखा है। हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मध्य पद विभाजन विधि लगाएंगे। आप लोगों ने ये मध्य पद विभाजन विधि कक्षा 9 में सीख रखी है। तो देखिए इसमें हम क्या करते थे, जो हमारा बीच वाला जो मध्य पद होता था उसको हम तोड़ते थे दो पदों में, तभी इसका नाम मध्य पद विभाजन विधि है। हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए होती थी जिसको जोड़कर हमको बीच वाला पद मिल जाए। यहाँ देखिए बीच वाला पद -8 है, और जब उन्हीं दो संख्याओं की हम आपस में गुणा करें तो हमको ये अंतिम पद और पहले पद की गुणा मिल जाए। ये आप सभी लोग जानते हैं मध्य पद विभाजन विधि। तो हमें -8 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको जोड़कर हमको -8 मिल जाए, और जब उन्हीं की हम गुणा करें तो हमको पहले पद का जो गुणांक है और आखिरी पद जो है उनका गुणनफल हमको मिल जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे -8 को मैं लिख सकता हूँ -6 प्लस -2। जब मैं इन दोनों को आपस में जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, -6 -2 बराबर -8। और जब मैं इन्हीं दोनों की आपस में गुणा करूंगा तो मुझे पहले पद का गुणांक और अंतिम पद का जो गुणनफल है, मतलब 6 दूनी 12, वो मुझको मिल रहा है। 6 की माइनस की -2 में गुणा करेंगे तो हमको प्लस का 12 मिलेगा। तो यही हमको चाहिए था, यही मध्य पद विभाजन विधि होती है। तो हम लोगों ने यहाँ ये देखा कि वो दो संख्याएं -6 और -2 हो सकती हैं। तो हमने -8 को तोड़ लिया है, इसको -6x और इसको -2x लिख दिया है। आप समझ गए हैं कि ये हमने क्यों किया है, मध्य पद विभाजन विधि लगा के। चलिए आगे देखिए। अब देखिए हम लोग क्या करते थे, इन दोनों में से और शुरू के दो पद और लास्ट के दो पदों में से कुछ उभयनिष्ठ निकालते थे। तो यहाँ देखिए यहाँ 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बच जाएगा केवल x, और यहाँ पे बच जाएगा 2 3 6, और x से x कटा, x तो बाहर ले लिया हमने, यहाँ 3 बचा। उसके बाद देखिए यहाँ से हमने माइनस का चिन्ह भी कॉमन लिया है और 2 भी हमने बाहर लिया है। तो अंदर बचेगा, जो कि माइनस का चिन्ह बाहर ले लिया हमने, तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ बचेगा प्लस का x और यहाँ बच जाएगा -3, क्योंकि 2 भी हमने बाहर ले रखा है। कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि इनको उस संख्या से भाग कर देना। ठीक है, 6 को हम 2 से काटेंगे तो 3 हमको मिलेगा। ये सब आप जानते हैं, छोटी कक्षा में आपको सिखा दिया जाता है। अब आप देखिए इसमें से फिर x -3 उभयनिष्ठ आ रहा है, इसको हमने बाहर ले लिया। तो जब x -3 को हम बाहर लेंगे तो यहाँ बच जाएगा आपके पास 2x और यहाँ बच जाएगा -2। इस प्रकार आपने द्विघात जो दिया गया द्विघात बहुपद था उसके गुणनखंड निकाल दिए हैं, x -3 और 2x -2। ये आपका बहुपद चल रहा है। अब चूंकि हमको इसके गुणनखंड की मदद से शून्यक निकालने थे, तो हम कैसे शून्यक निकालेंगे। आप सभी जानते हैं कि शून्य का अर्थ है कि चर के वह मान जिससे बहुपद का मान 0 हो जाए। आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि इस बहुपद का मान 0 कैसे होगा। देखिए इसके गुणनखंड 2 आए हैं, या तो मैं इस पूरे को 0 बना दूं, या तो ये पूरा 0 हो जाए, फिर 0 की इसमें गुणा होगी तो आपको 0 ही मिल जाएगा बहुपद का मान। तो यहाँ से हम एक बात कह सकते हैं, या तो x - 3 बराबर 0 हो जाए, या फिर ये 0 ना हो तो दूसरा वाला गुणनखंड 0 हो जाए, तभी तो ये 0 बन सकता है। या तो ये 0 हो जाए पूरा, तभी 0 की गुणा करेंगे इसमें तो 0 बन जाएगा, या फिर ये दूसरा वाला गुणनखंड 0 हो जाए, उसकी गुणा किसी भी संख्या में करते हैं 0 की गुणा तो आपको 0 ही मिलता है। तो हमने ये देखा कि या तो इसको हमें 0 बनाना पड़ेगा या फिर इसको 0 बनाना पड़ेगा। तो यही बात हम आगे देखेंगे, तभी हमें बहुपद का मान 0 मिलेगा। तो यहाँ से आप लोग हमने क्या किया है, x -3 को ऐसे ही लिख दिया है। यहाँ से देखिए फिर 2 कॉमन आ रहा है, जो चीज़ जब तक कॉमन आती रहे आपको लेनी है। तो 2 यहाँ से उभयनिष्ठ आ रहा है, यहाँ बच जाएगा x -1। जब 2 को आप बाहर लोगे तो ये बच जाएगा x -1, और हमने इसको सरल कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ मैंने आपको बताई वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि बहुपद px बराबर ये है 2x² - 8x यहाँ पे प्लस है, प्लस का 6 का मान शून्य कब होगा। हमको इसका मान शून्य बनाना है, क्योंकि हमको इसके शून्यक चाहिए, 0 चाहिए। जब या तो x - 1 बराबर 0 हो जाए, या फिर x - 3 बराबर 0 हो जाए। ठीक है, तो जब ये x - 3 बराबर 0 होगा तो इससे आपका x का मान क्या मिल जाएगा, आपको
3 मिल जाएगा। ठीक, और जब ये 0 होगा, इसको तो हमने और सरल कर दिया था 2 कॉमन लेके। ठीक है, तो जब ये 0 हो जाएगा तो देखिए 2 यहाँ चला गया, यहाँ इसके बट्टे में जाके 0 हो जाएगा, x माइनस के 1 बराबर 0, और यहाँ से x बराबर आपको प्लस का 1 मिल जाएगा। यहाँ से प्लस का 3 मिला, यहाँ से प्लस का 1 मिला, जब हमने इनको अलग अलग 0 के बराबर रखा। तो यही बात मैंने लिखी है कि बहुपद px बराबर जो चर x में 2x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस 6 का मान 0 कब होगा, जब उसके या तो पहला गुणनखंड को 0 के बराबर रखो या फिर दूसरे गुणनखंड को 0 मानो। तो इनसे हमें ये मिल जाएगा, x बराबर हमको 1 मिल जाएगा और यहाँ से x बराबर हमको 3 मिल जाएगा, और यही दोनों और कुछ नहीं है इस बहुपद के शून्यक हैं। आप देख सकते हैं हमने बहुपद को गुणनखंड करके यहाँ तक सरल कर दिया है। अब यदि आप x बराबर इसमें 1 रखते हैं, यहाँ पे आप 1 रखते हैं तो 1 माइनस का 1 तो 0 हो गया, ये भी 0, पूरा पद ही 0 हो गया, तो बहुपद आपको 0 मिल गया। इसका मतलब x बराबर 1, इसका 1 शून्यक हुआ। फिर हमने जब x बराबर आप यहाँ पे 3 रखेंगे तो फिर ये 0 हो गया, ये 0, तो पूरा पूरा बहुपद 0 हो गया। तो हमने ये देखा है कि x बराबर 1 और x बराबर 3 रखने पर बहुपद का मान 0 होता है, अतः यह दोनों इसके शून्यक होंगे। इसके मैक्सिमम 2 शून्यक हो सकते थे, वो हमने यहाँ पे निकाल दिया। तो आगे हमने ये लिखा है, अतः बहुपद 2x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस 6 के शून्यक माइनस का 1 और 3 हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब ये तो मैंने उदाहरण आपको बताया है, लेकिन इसी चीज़ को हम एक सूत्र के जरिए भी समझ सकते हैं व्यापक रूप में। तो व्यापक रूप में मैंने ये माना है कि अल्फा और बीटा, अब अल्फा और बीटा आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमारे यहाँ ABC चलता है, ABCD आप लोगों को पढ़ाया जाता है छोटी कक्षा में, उसी प्रकार ये अल्फ़ा बीटा यूनान एक देश है ग्रीस, वहाँ ये सिखाया जाता है। अल्फ़ा बीटा वहाँ के अक्षर हैं, यूनानी भाषा के अक्षर हैं, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारे ABC है, वहाँ अल्फ़ा बीटा अक्षर है वहाँ। तो हमने मान लिया कि माना अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद आप जानते हैं इस रूप का होता है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। जैसे रैखिक बहुपद ax प्लस b के रूप का होता है, वैसे ही द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। तो हमने वही माना है कि माना अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। यदि ये 0 हो गया तो फिर द्विघात बहुपद बचेगा ही नहीं, द्विघात वाली जो पद है वही 0 बन जाएगा, तो फिर तो रैखिक बहुपद बन जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि a नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक हैं। हमने ये मान लिया कि अल्फ़ा और बीटा इसके शून्यक हैं। तो आप जानते हैं कि x माइनस के अल्फ़ा और x माइनस के बीटा इस दिए गए बहुपद के गुणनखंड होंगे। अब यहाँ आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर वाले उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे कि अल्फ़ा और बीटा की जगह आप ये मान के चलिए ऊपर वाले उदाहरण में कि यदि 1 और 3 इसके गुणनखंड हैं, 1 और 3 इसके शून्यक हैं, तो x माइनस का 1 और x माइनस का 3 इसके गुणनखंड होंगे। आप देख सकते हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ बोली है कि यदि अल्फ़ा और बीटा इसके शून्यक हैं, मतलब इस चर की जगह इनको रखने पर मान 0 आ रहा है, तो यहाँ से x माइनस के अल्फ़ा और x माइनस के बीटा इसके गुणनखंड भी होंगे। ये 9th क्लास में आपको गुणनखंड प्रमेय, शेषफल प्रमेय आपको याद होगी, गुणनखंड प्रमेय में आपको बताया गया था, उसी की यहाँ पे वही प्रमेय यहाँ पे लगा दी गई है। पर उस प्रमेय को करने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको ये समझना है कि यदि इसके शून्यक यदि 1 और 3 हैं तो x माइनस का 1 और x माइनस का 3 इसके गुणनखंड होंगे। वही चीज़ मैंने लिखी है, यदि अल्फ़ा और बीटा इसके शून्यक हैं तो x माइनस के अल्फ़ा और x माइनस के बीटा इस बहुपद के गुणनखंड होंगे। क्योंकि फिर इन्हीं को रख के तो 0 निकल गया है बहुपद का मान, x बराबर अल्फ़ा और x बराबर बीटा। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, अतः आपने क्या किया है, ये जो द्विघात बहुपद था उसको आपने इस रूप में लिख दिया है, k इंटू एक्स माइनस के अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस के बीटा। जैसे आपने यहाँ पे लिखा था ना, ये बहुपद इसके जो आपने गुणनखंड किए थे तो 2 यहाँ पे एक अचर बाहर आ गया था, ये आ गया था x माइनस के 1 इंटू एक्स माइनस के 3 गुणनखंड करके,
वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, बिल्कुल ऊपर वाले से तुलना करनी है आपको। देखिए ये एक द्विघात बहुपद है सामान्य रूप में, के एक अचर पद है और x माइनस के अल्फा, यहाँ x माइनस के 1 गुणनखंड था, यहाँ x माइनस के अल्फा गुणनखंड है और यहाँ x माइनस के बीटा गुणनखंड है। देखिए मैंने ऊपर जैसे इसको लिख दिया है, जहाँ लिख दिया है के एक अचर है। अब क्या किया गया है, अंदर गुणा कर दी गई है। तो देखिए x की x में गुणा हुई एक्स स्क्वायर, फिर दो पद की दो पद में गुणा आप लोग करना जानते हैं, x की बीटा में गुणा हुई माइनस के बीटा x, फिर अल्फ़ा की x में गुणा हुई माइनस के अल्फ़ा x, और अल्फ़ा की बीटा में गुणा हुई तो माइनस और माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा आ गया। ठीक, आगे देखिए कुछ उभयनिष्ठ आ रहे हैं तो उनको ले लीजिए। एक्स स्क्वायर लिखा, माइनस लिखा। आप देखिए इन दोनों में से आपका एक तो माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया है इन दोनों पदों में से, और एक मैंने चर x इनमें से कॉमन आ रहा था उसको मैंने बाहर निकाल दिया है। तो जब मैंने माइनस को बाहर निकाला है तो देखिए दोनों चीज़ प्लस के बन गए। तो ये अल्फ़ा भी प्लस का और ये बीटा भी प्लस का, इसको मैंने थोड़ा व्यवस्थित कर लिया है। और लास्ट में बचा है अल्फ़ा और बीटा। तो के अंदर हमने गुणा करी तो ये हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और के अल्फ़ा और बीटा। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखिए आगे हमने क्या किया है, आगे हम करेंगे कि दोनों पक्षों में, ये और ये, इन पक्षों में चर के गुणांकों की तुलना करने पर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की, एक्स की और अचर पद के गुणांकों की हम तुलना करेंगे। तो देखिए मैंने वही लिखा है कि दोनों ओर के एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांकों तथा अचर पदों की तुलना करने पर। तो देखिए जब एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करेंगे तो के बराबर आपको क्या मिल गया, ए मिल गया। देखिए तुलना करने पर हमें क्या मिल गया, ए बराबर के मिल गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है के। तो तुलना करने पर ए बराबर के मिल गया। आगे तुलना करनी है एक्स के गुणांकों की। गुणांक तो आप जानते हैं ना कि चर के साथ जो संख्या के रूप में गुणा लगी रहती है, चर के साथ जिस संख्या की गुणा होती है वही उसका क्या होता है, गुणांक होता है, कोफिशिएंट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे x का गुणांक है b और यहाँ पे x का गुणांक है, माइनस का चिन्ह सहित लेना है। आप लोग बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं, प्लस माइनस की गलती करते हैं, चिन्ह को छोड़ देते हैं और केवल संख्या को उतार देते हैं, जबकि मैंने बताया है कि आपको चिन्ह सहित वो संख्या उतारनी है। तो यहाँ b बराबर क्या हो गया, माइनस के अल्फ़ा प्लस के बीटा। ठीक है, और जब अचर पद की हमने तुलना करी तो अचर पद यहाँ पे c है, c बराबर के, यहाँ पे अचर पद क्या है, के अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको पूरा आपको उतारना पड़ेगा, ये पूरा अचर पद है आपका जब आपने तुलना करी। ठीक है, तो इससे प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ है, देखिए ये जो अल्फ़ा प्लस बीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, के बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का b बटे के। ठीक है, यहाँ से मैंने ये चीज़ निकाला है, इससे प्राप्त होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, ये के इधर गया बटे में तो माइनस का b बटे के। और देखिए के किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस का b बटे ए। और माइनस का b वास्तव में है क्या, बराबर माइनस b। देखिए जो आपने तुलना करी है तो b क्या है, x का गुणांक, वही मैंने यहाँ पे लिखा है x का गुणांक, और a क्या है, a है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो हमें क्या मिल गया है, अल्फ़ा बीटा हमने क्या माने थे, द्विघात बहुपद के हमने शून्यक माने थे। देखिए शून्यक माने थे हमने द्विघात बहुपद के, तो हमको ये पता लग गया है कि देखिए यहाँ पे हमें एक संबंध मिल गया है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का जो योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो किसके बराबर होता है, माइनस के b अपॉन ए, और वास्तव में माइनस के x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच में हमने एक संबंध निकाल दिया है। ठीक, दूसरा संबंध हम आगे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। अब देखिए बच्चों दूसरा संबंध ये आया है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये गुणा बराबर c बटे के। अब ये कहाँ से आया, ये देखिए यहीं से आया है कि अल्फ़ा गुणा बीटा, यहाँ से आप कह सकते हैं अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर के को बराबर किस तरफ लेगा, c बटे के आ गया आपका। तो यही चीज़ मैंने लिखी है। और c क्या है यहाँ पे, के बराबर तो आप a रख सकते हैं, और के का मान तो यहाँ पे a है तो यहाँ पे a रख दीजिए। और c देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे द्विघात बहुपद का अचर पद है c, तो यहाँ पे आप अचर पद भी लिख सकते हैं।
और आप जानते हैं कि a यहाँ पे क्या है, a है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो वही चीज़ मैंने लिखी है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का जो गुणा होता है वो c बटे a भी लिख सकते हैं, अर्थात अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो हमने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट संबंध निकाल दिया है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b अपॉन a, अर्थात माइनस का x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और जब उनके शून्यकों की आप गुणा करेंगे तो आपको एक संबंध मिलेगा c अपॉन a बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही वो संबंध है जो हमने निकाल दिया है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस का x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और उनके गुणनफलों जब हम उनको गुणा करेंगे तो उसमें क्या संबंध होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये वो संबंध हमने निकाल दिया है। आगे हम बात करते हैं कि त्रिघात बहुपद और के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। जैसे रैखिक बहुपद में हमने देखा है, ऊपर हमने द्विघात बहुपद में भी देख लिया है, तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में भी कुछ ना कुछ संबंध होगा। तो यहाँ केवल आपको देखना है क्या संबंध होता है। परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही परीक्षा में इस सिलेबस में आपसे पूछा जाता है। आपकी परीक्षा में त्रिघात बहुपद नहीं पूछा जाता है। ये हायर क्लास में आपके पास टॉपिक मिलेगा जहाँ बहुपद के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। 10th तक आपको केवल द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों का संबंध ही पूछा जाता है। लेकिन आप देख लीजिए इसको भी। मान लिया आप त्रिघात बहुपद के आपको पता है कि अधिक से अधिक 3 शून्यक होंगे क्योंकि इसकी घात 3 है। तो माना अल्फा बीटा और यहाँ पे गामा भी आ गया है, एक नया अक्षर आ गया गामा वर्ड। तो ये जो नया लेटर है गामा, ये भी यूनान भाषा का ही आपका अक्षर है, जैसे अल्फा बीटा था। तो ये हमने मान लिया है अल्फा बीटा, इसको गामा कहते हैं। त्रिघात बहुपद इस रूप का होता है ax की घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यक हो। ये भी आपको बता दिया गया था कि त्रिघात बहुपद इस रूप का होता है। यदि ये इसके शून्यक हों तो क्या संबंध होता है, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस का b अपॉन a। और माइनस का b देखिए क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस चिन्ह बाहर है, और a क्या है यहाँ पे, x की घात क्यूब, x की घात 3 का गुणांक। ये तो पहला संबंध होता है। दूसरा संबंध क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा किसके बराबर होता है, c बटे a के बराबर। c क्या है यहाँ पे, x का गुणांक, x के साथ जो गुणा में है, बटे a क्या है यहाँ पे, x की घात 3 का गुणांक। ठीक। तीसरा संबंध भी होता है इसमें एक 3 कि तीनों बहुपदों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा गुणा गामा क्या होता है, माइनस का d अपॉन a। अब d यहाँ पे क्या है देखिए, अचर पद, और a यहाँ पे क्या है, x की घात 3 का गुणांक। तो ये 3 संबंध होते हैं बच्चों त्रिघात बहुपद के शून्यकों और उनके गुणांकों में। हायर क्लास में आप इनके बारे में पढ़ेंगे। केवल आप इनको तो याद कर सकते हैं कि क्या संबंध होता है कि शून्यकों का जो योग होता है उसके बीच तो माइनस का b अपॉन a, शून्यकों का जो जब गुणा करेंगे दो लेके हम अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, वो होता है c बटे a। और जब तीनों शून्यकों की आपस में गुणा होती है तो वो संबंध निकल के आता है माइनस का d अपॉन a, अर्थात माइनस का अचर पद बटे एक्स की घात 3 का गुणांक। ठीक। चलिए अब आपकी पुस्तक में जो उदाहरण नंबर 2 है उसको आपको समझना है, और प्रश्न जरूर पूछा जाता है। मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट होने से पहले बता दिया था। यही उदाहरणों पर, ये जो उदाहरण है ऐसे ही प्रश्नावली में सवाल हैं वो आपको गृह कार्य के रूप में करने हैं। आप यदि इसको समझ गए तो आप आसानी से उन सवालों को कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, एक द्विघात बहुपद आपको दे रखा है चर x में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, क्योंकि इसकी घात 2 है, द्विघात बहुपद है, के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। क्या करना है, पहले आपको द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है, और शून्यकों को निकालने के बाद उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है, जो आपने ऊपर पढ़ा है,
उसको वेरीफाई करना है, उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो उसके लिए पहले हमको शून्यकों की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए निकालते हैं। शून्यक आप सभी जानते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे निकलते हैं, मध्य पद विभाजन विधि से। तो वही हम लगाते हैं। द्विघात बहुपद लिखा। अब मध्य पद विभाजन विधि मैंने आपको बताया है क्या होती है, कि जो बीच वाला पद होता है मध्य पद, उसको हमको ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिनको जोड़कर तो हमको बीच वाला पद मिल जाए, 7 मिल जाए। और जब उन्हीं दो संख्याओं की हम आपस में गुणा करें, कोई भी हो सकती है वो, जोड़ के तो हमको वो बीच वाला पद मिलना चाहिए, लेकिन जब उन्हीं दो संख्याओं की हम आपस में गुणा करें तो हमको क्या मिल जाए, हमको मिल जाए पहले पद को जो गुणांक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, और जो अचर पद है उनका गुणनफल मिल जाए, अर्थात 10 एकम 10 हमको मिल जाए। यही मध्य पद विभाजन विधि का तरीका होता है। तो ऐसी दो संख्याएं आप सभी जानते हैं क्या हो सकती है, 5 और 2। 5 को 2 में जोड़ेंगे आपको 7 मिलेगा, और जब 5 और 2 की आपस में गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो 5 और 2 वो संख्या हमको मिल गई। मैंने मध्य पद विभाजन कर दिया, 5 और 2 गुणा करी तो मुझे 10 मिल गया। चलिए इन दोनों में से क्या उभयनिष्ठ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनमें से x कॉमन है, x मैंने बाहर लिया, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 5। इसी प्रकार यहाँ इन दोनों पदों में से मैंने 2 बाहर लिया, अंदर बचा x और यहाँ बचा 2 से जब 10 को हम विभाजित करेंगे तो 5 मिलेगा। कॉमन निकालने का मतलब क्या है कि विभाजन करना। फिर देखिए इसमें से x + 5 फिर हमारा कॉमन आ रहा है, उसको मैंने बाहर निकाला है, तो अंदर बचा आपके पास इधर x और इधर क्या बचा, 2 बचा। तो आपने दिए गए द्विघात बहुपद के गुणनखंड निकाल दिए, x + 5 और x + 2, लेकिन आपको तो इसका शून्यक चाहिए था, अर्थात वह मान x चर के जिनको रखने पर बहुपद का मान 0 बन जाए। आपने इस बहुपद को गुणनखंड करके इस रूप में बना दिया है। ठीक, अब आप इसको मान के चलेंगे तो ये 0 कब होगा, ये 0 तब होगा या तो ये वाला पूरा पद 0 हो जाए, या फिर ये वाला पूरा पद 0 हो जाए, या तो x + 5 0 हो जाए, या फिर x प्लस के 2 बराबर 0 हो जाए। तो वही बात मैंने लिखी है जैसे हमने पीछे सीखा है कि जो बहुपद है x² + 7x + 10 का मान 0 कब होगा, जब x + 5 बराबर 0 हो जाए, या फिर x + 2 बराबर 0 हो जाए। और जब x + 5 बराबर 0 होगा तो यहाँ से आपको x का मान कितना मिल जाएगा, x बराबर -5, और यहाँ से x का मान कितना मिल जाएगा, x बराबर -2। तो इस प्रकार x बराबर -5 और -2 हो, इसलिए इसके शून्य क्या होंगे, -5 और -2। आप रख के देख सकते हैं। यदि यहाँ पे आप -5 रखेंगे तो 5 से माइनस और प्लस कट जाएगा, 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। यदि आप यहाँ पे x बराबर -2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये पूरा 0, तो पूरा बहुपद भी 0। तो हमको इस दिए गए द्विघात बहुपद के 2 शून्यक मिल गए हैं, -5 और -2। पहला काम हमारा पूरा हो गया, इसके शून्यक निकालने का काम जो हमारा था। दूसरा काम हमसे बोला गया है प्रश्न में कि इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, जांच कर लेते हैं। शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध आप सभी जानते हैं, पीछे हमने पढ़ा है ऊपर कि शून्यकों का जो योग होता है। अब देखिए इसके जो 2 शून्यक थे, -5 और -2, देखिए ये हमने अल्फ़ा बीटा अपनी तरफ से मान लिया, जिसको हमको याद रहे। जब हमने उनको जोड़ा आपस में, ठीक, -5 और -2 को जोड़ा तो ये तो माइनस का बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो हमको मिल गया है -7। ठीक है, और -7 को आप क्या लिख सकते हैं, -7 को आप लिख सकते हैं -7/1 लिख सकते हैं आप इसको, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल जो का तो रहा। ठीक है, लेकिन ऐसा करने से हमको क्या मिल गया, देखिए माइनस तो बाहर है, 7 क्या है, ध्यान से देखिए 7 है यहाँ पे x का गुणांक, ठीक, और 1 क्या है यहाँ पे, 1 है x² का गुणांक। और यही संबंध हम लोगों ने पढ़ रखा है कि द्विघात बहुपद के जो शून्यकों का योग होता है वो किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर, अर्थात -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो ये हमने सत्यता की जांच कर ली कि ये हमारे शून्यक बिल्कुल सही आए हैं, ये हमें जांच करनी थी। आगे हमने एक और संबंध पढ़ा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का जो गुणनफल
वो भी हमने पढ़ा है। चलिए गुणा करके देख लेते हैं। हमें सत्यता की जांच करनी है इसमें। जो हमने गुणा करी इन शून्यकों की, तो क्या मिल गया हमको, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 10, 10 को आप लिख सकते हैं 10/1। तो जब 10/1 हमने देखा कि 10 तो यहाँ पे अचर पद है और 1 क्या है, x² का गुणांक। और हम लोगों ने यही पढ़ रखा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है c/a, अर्थात अचर पद बटे x² का गुणांक। तो यहाँ भी हमने फिर सत्यता की जांच कर ली। दो ही संबंध हमने पढ़े हैं और दोनों ही संबंधों की हमने सत्यता की जांच कर ली। तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। प्रश्नावली में भी आपको ऐसे ही प्रश्नों को करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आपकी पुस्तक का एक और उदाहरण करते हैं। उदाहरण नंबर 3, ये इम्पोर्टेंट है। 2019 की बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था। तो अब देखिए क्या पूछा गया है। बहुपद आपको दे रखा है चर x में x² माइनस के 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। जो पीछे वाले प्रश्न में किया है वही इसमें करना है, ठीक है। तो देखिए आपने बहुपद उतारा, आपको इसका शून्यक निकालना है। तो उससे पहले शून्यक निकालने से पहले आपको इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। अब गुणनखंड कैसे होगा, यहाँ पे तो मध्यपद विभाजन विधि भी नहीं लग सकती है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम बच्चों सर्वसम्मिका का प्रयोग करेंगे। कौन सी, a² माइनस b² बराबर a माइनस का b इंटू a प्लस का b। ये आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ रखी है। लेकिन यहाँ पे तो केवल एक ही पद के ऊपर स्क्वायर है, दूसरा आपका जो पद है उसके ऊपर तो कोई स्क्वायर नहीं है। इसका कैसे हम स्क्वायर में बदलें इसको। तो 3 को आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं, √3 का जब आप वर्ग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, अंडर का वर्ग करेंगे तो अंडर वाली संख्या से अंडर हट जाता है, वही संख्या हमको मिलती है, ठीक है। आप लोग जानते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 की घात 1/2 और बाहर आपका क्या है 2, 2 से 2 कटेगा, आपको 3 ही मिलेगा, ठीक है। तो हमने 3 को इस रूप में बना दिया, √3 का स्क्वायर। ये इसलिए बनाया जिससे मेरी सर्वसम्मिका लगाने में मुझे मदद मिल जाए। अब ये बन गया है a² माइनस का b²। आसानी से मैं लगा सकता हूँ कि a माइनस का b और a प्लस का b, इस सर्वसम्मिका की मदद से। तो मैंने देखिए बहुपदों का मैंने गुणनखंड कर दिया। अब तो मेरा काम आसान हो गया है। अब मुझे इसका शून्यक निकालने हैं। शून्यक कैसे निकलेंगे, बहुपद का मान शून्य कब होगा, जब या तो ये वाला पूरा पद 0 हो जाए या फिर ये वाला पद 0 हो जाए, ठीक। तो वही बात मैंने लिखी है कि दिए गए बहुपद का मान शून्य तब होगा जब ये 0 पहला पद या फिर दूसरा गुणनखंड 0 हो जाए, ठीक है। तो जब इसको पहले गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर प्लस का √3 मिलेगा। जब दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर हमको मिलेगा माइनस का √3। इसका मतलब ये दोनों ही इसके शून्यक हैं। आप रख के देख सकते हैं। यहाँ पे जब आप √3 रखेंगे तो इससे ये कट जाएगा, ये पूरा 0। और यहाँ पे जब आप माइनस का √3 रखेंगे तो इससे ये कट जाएगा, ये पूरा 0 बन जाएगा। तो √3 और माइनस के √3 दिए गए बहुपद के शून्यक आपने निकाल दिए। अब आपको काम करना है उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। तो आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। शून्यकों का जो योग होता है वो होता है माइनस के b/a के बराबर और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है c/a के बराबर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम शून्यकों का योग चेक करते हैं। ये हमने लिख दिया इसके शून्यकों का योग, दोनों को जोड़ के देखिए, ये आपके शून्यक है। √3 में माइनस का √3 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आपको 0 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि हमको संबंधों की सत्यता की जांच करनी है इसलिए हमको ऐसा बनाना ही पड़ेगा, तभी तो वेरीफाई होगा। तो 0 को आप लिख सकते हैं माइनस के 0/1। कोई फ़र्क पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अभी भी 0 ही बना है। लेकिन ऐसा करने से हमको क्या मिल गया है, माइनस। अब 0 देखिए, क्या 0 इसमें कहीं पर है, नहीं है। तो ना ही यहाँ पे x है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि x² प्लस के 0 × x माइनस का 3, कोई फ़र्क पड़ा।
कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। आप बहुपद को ऐसे भी परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको क्या मिल गया है, -0 यहाँ पे क्या है, x का गुणांक। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं x का गुणांक, और 1 यहाँ पे क्या है, x² का गुणांक। तो यही संबंध होता है। इसी संबंध के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। ठीक है, संबंध ये होता है ना माइनस के b अपॉन ए। माइनस का b क्या है, माइनस का b होता है जब आप तुलना करते हो x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में, तो b क्या है, x का गुणांक, माइनस के x का गुणांक, और a क्या है यहाँ पे, x² का गुणांक। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। 0 आया था, 0 को मैंने बना दिया माइनस के 0 अपॉन 1, और जब मैंने बहुपद में देखा कि 0 वाला तो कोई पद है ही नहीं, तो मैंने x के साथ उसको लगा दिया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि शून्यकों का योग आ गया मेरा माइनस के x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको, क्योंकि मुझे संबंध, जो संबंध है उसको वेरीफाई करना है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अगला जो संबंध है मेरा वो है शून्यकों का गुणनफल। वो किसके बराबर होता है, वो होता है c बटे a, अचर पद बटे x² का गुणांक। देख लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल अर्थात जो दो शून्य का है उनके आपस में गुणा करो। तो जब हमने इनकी गुणा करी, √3 की माइनस के √3 में गुणा करेंगे, अंडर रूट में गुणा होती है तो 3 ही मिलेगा। आप पता है आप लोगों को, गुणा करने तो जानते हो आप ना। जैसे ये है, अंडर का मतलब है इसकी घात 1/2, माइनस तो पहली बार ले लो, इसकी घात भी 1/2। ठीक है, घातांक के नियम में आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, आधे में आधा जोड़ेंगे 1 ही मिलेगा, तो आपको मिलेगा -3। तो वहाँ से मैंने 3, आप ये भी जानते हैं अंडर रूट में गुणा करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है ना, तो -3 मिल गया। अब -3 को आप क्या लिख सकते हैं, -3/1। कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, लेकिन ऐसा क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया है कि मुझे ये संबंध मिल जाए। अब -3 देखिए यहाँ पे क्या है, ये है अचर पद। चिन्ह को भी साथ में लेना है, मैंने पहले बोला है बच्चे अक्सर चिन्ह में गलती करते हैं और एग्जामिनर फिर उनका सवाल काट देता है। तो यहाँ पे -3 है अचर पद, और x² का गुणांक कितना है, 1, और वही मेरा संबंध होता है। ये आ गया -3 अर्थात अचर पद, और 1 यहाँ पे क्या है, x² का गुणांक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको, जो आज थोड़ा क्लास लंबी हो गई लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसलिए आपको पूरा समझाना ज़रूरी था, जिससे आप प्रश्नावली को आसानी से कर सकें। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न जरूर पूछा जाता है बच्चों, तो बार बार वीडियो को आपको देखना है, और कहीं पे कोई बात समझ में ना आए तो दोबारा आप पूछ सकते हैं, लेकिन प्रयास तो आपको ही करना है। और फिर इसी टॉपिक पर आधारित प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल है, तो वो आपके लिए गृह कार्य हैं, उसके अंतर्गत 6 प्रश्न आते हैं, तो वो आपको करने हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।